नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रफा एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कल की डेट में मॉर्निंग में हमारा जो वीडियो एटीएम को आता है, यानी कि 8 बजे आता है सुबह, वो नहीं आ पाया था। किसी अर्जेंट कारण की वजह से जो है हम लोग नहीं बना पाए थे। लेकिन जो है आज हम फिर से उसी वीडियो को अपने इसी चैनल पर, जो कि रफा एजुकेशन नाम है, इस पर अब अपलोड करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आज का दिन मंडे है, सॉरी ट्यूसडे है। कल का दिन ट्यूसडे था, आज का वेडनेसडे है। यानी 30 की डेट में 30 अगस्त को 2025 को वेडनेसडे की डेट में हम लोग अपलोड कर रहे हैं। सैटरडे के दिन में अब हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आज संडे है, तो देखिएगा बिना वीडियो को देरी किए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, आपको पता भी होगा कि करंट अफेयर्स का, जीके जीएस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर भी अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको जानना, करंट अफेयर्स तो सबसे ज़्यादा जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारे देश विदेश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, हमारे ज़िले में क्या चल रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे पूरे कंट्री में, देश में, विदेश में क्या चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है, कहाँ पे क्या जो है कुछ नया बन रहा है, आइए देखते हैं। 30 अगस्त को हम लोग कल का जो वीडियो है सैटरडे के दिन जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाया था, तो आज आपके चैनल पर आ रहा है। जीके जीएस भी इसमें आपका इंक्लूड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी, पूछ रहा है। यानी कि नई दिल्ली में जो ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन हुआ था, इतना, ठीक है। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट ये हुआ था 2025। इसका जो लीडरशिप था, इसकी अध्यक्षता वो किसने की थी, यानी कि हु लीड या हु लेड द ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर समिट 2025 इन न्यू दिल्ली। किसने जो है नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता की। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी कोई अध्यक्ष होता है तो इसका मतलब कि वो जितने भी, चाहे वो किसी पर्टिकुलर किसी एक देश का हो, ठीक है, या विदेश का हो, या अपने कोई राज्य का हो, तो उसमें सबसे हेड होता है, सबसे टॉप पर होता है। उसकी बात को सबसे हाई लेवल पे, यानी कि सबसे उच्च स्तर पर रखा जाता है। उसके बाद ही सभी लोग जितने भी उसमें सम्मेलन में शामिल होते हैं, वो जो है अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं अपने देश के बारे में, ठीक है, उसके हितों के बारे में, लाभ हानि के बारे में, क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेररिज्म यानी आतंकवाद जैसे मुद्दे उसमें होते हैं। तो इस बार इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आइएगा देखते हैं। पहला, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपको बता दें इसमें 4 हमारे भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, वो शामिल किए गए हैं। तो पहला जो आपके सामने बता दें, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, इन्होंने इस बार ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन यानी ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट की 2025 की अध्यक्षता की, लीडरशिप की, ठीक है, उसको लीड किया था। तो बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला जो पहला है सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव जाधव ने किया था, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री राव जाधव लेड द ब्रिक्स शिखर हेल्थ केयर, ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट 2025 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। हाल ही में किस नाम से महिला सुरक्षा पर भारत में एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो महिला सुरक्षा को लेकर के है, ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन केयर को लेकर के है। तो हाल ही में भी किस नाम से, यानी ऐसा कौन सा नाम है जिसके नाम पर महिला सुरक्षा यानी वुमेन सेफ्टी को लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उस पे जो है उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो रिसेंटली बाय विच नेम by which name it has been allowed as a form of the report इन इंडिया ऑन द वुमेन सेफ्टी, ठीक है। यानी कि वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा के नाम पर किस तरह का रिपोर्ट अभी भारत में जारी किया गया है, वो ऐसा जो है किस नाम से किया गया है वो बता रहा है। तो फिर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि नेशनल रिलेशनशिप रजिस्टर ऑफ नेशनल सिटीजनशिप, एनसीसी, सॉरी एनआरसी जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनआरसी, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर, जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। नागरिकता संशोधन कानून सीएए, ठीक है, इसे बोला जाता है सीएए यानी सिटीजनशिप आर्बिट्रेटमेंट अथॉरिटी। तो उसके बाद नीति आयोग, ये नहीं होगा। आपको बता दें पहला जो ऑप्शन है आपके सामने, पहला विकल्प है, ये क्या है, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक।
क्योंकि महिला राष्ट्रीय वार्षिक जो रिपोर्ट होता है एक साल में, जो किसी एक कंट्री का, किसी पर्टिकुलर कंट्री का यानी कि भारत का जो रिपोर्ट निकलता है, उसमें महिला सुरक्षा सूचकांक यानी कि महिला की सुरक्षाओं, महिला की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षाओं को लेकर के जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, उससे संबंधित राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक को जो है इस बार इसमें ही एक महिला सुरक्षा को लेकर के रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। तो रिसेंटली बाय द नेम ऑफ द नेशनल ईयरली नेशनल रिपोर्ट एंड वुमेन सेफ्टी ऑप्टिमाइजेशन यानी वुमेन सेफ्टी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सूचकांक के बारे में बात कर रहा है। और एक बार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, ये नहीं होगा, एनआरसी है, सीएए, क्योंकि कोई भी नागरिकता संशोधन कानून बनता है तो सीए के होकर के जाता है, यानी कोई भी नियम अगर गलत हो गया तो उसको सीए सही करता है। और कितने लोग नागरिक हैं भारत के, कितने लोग नहीं हैं, वो ये बताता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। नीति आयोग बताता है जितनी भी भारत में नीतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो महिलाओं को लेकर के बात हो रही है तो आपको समझ जाना है ये ऑप्शन राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इस बार दोस्तों आपको बता दें, एक ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल यानी फाइनल उसका सेमीफाइनल भी हुआ था, उसके बाद फाइनल हुआ था। सेमीफाइनल के पहले भी प्रैक्टिस हुई थी। ठीक है, प्रैक्टिस जो है कुछ खिलाड़ियों के बीच हुई थी, तो जिन्होंने इस बार जो है डायमंड यानी कि सबसे होनहार जो खिलाड़ी होते हैं, एक्सीलेंट कैटेगरी के सबसे अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं, ठीक है, द बेस्ट जिन्हें आप बोलते हैं, उनमें नीरज चोपड़ा ने, एक हुआ था ज्यूरिख डायमंड लीग, यानी कि पूरा पूरा मिला करके कहने का मतलब है कि कोई एक लीग कमेटी बनी थी, उसके हेड थे नीरज चोपड़ा, उन्होंने कुछ ऐसा खेला है, मतलब कुछ ऐसा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, वो कौन सा स्थान है वो बताना है आपको। तो नीरज चोपड़ा हैज़ बीन अचीव्ड बाय विच स्टेट या बाय विच पोजीशन इन ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, या विच प्लेस या विच पोजीशन हैज़ बीन टेकन बाय नीरज चोपड़ा इन ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, दूसरा, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ। ठीक है, चौथा फोर्थ है, तो आपको बता दें पहला, दूसरा, तीसरा, तो उन्होंने, नीरज ने जो है पहला स्थान हासिल किया है इस बार। ठीक है, पहला नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल किया है। तो नीरज चोपड़ा हैज़ बीन गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन ज्यूरिख डायमंड लीग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस, कोई भी देश, स्पेशली अगर भारत की बात करें, अगर भारत कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, परमाणु परीक्षण करता है, तो उसके विरोध में सबसे पहले कौन आता है, पाकिस्तान आएगा, फिर चाइना आएगा, मतलब पहले से ऐसे विरोधी रहे हैं। तो भारत ने मान लिया था एक विशेष तारीख को कि जिस दिन इसने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, लगभग हर साल के हर दिन भारत करता है। ठीक है, हर उस विशेष दिन करता है जिस दिन जो है उसे लगता है कि कोई विरोधी ताकत उसे रोक रही है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जाकर के नहीं, उसके विरुद्ध जाकर के वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे कंप्लेन कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात हो रहा है, केवल भारत के लिए नहीं। भारत के लिए होता है कोई एक विशेष जो है डेट रखी जाती पहले से ही, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जितने भी देश परमाणु परीक्षण करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, कोई भी देश करता है, तो जो है वो IM यानी कि उसका जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण केंद्र जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक टेस्ट सेंटर, ठीक है, जो ITCTC है, वो जो है क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण केंद्र जो है वो परमिशन देता है, लेकिन उसकी परमिशन के पहले अगर कोई जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर दे तो विरोधी माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस जो है, यानी कि वैन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट अगेंस्ट डे एवरी ईयर, हर साल का मनाया जाता है। तो 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त और 32 अगस्त। आपको पता होगा 32 अगस्त की कोई डेट होती नहीं है, ये हमने आपके लिए वैसे इंक्लूड कर दिया है इसमें। ठीक है, तो 29 अगस्त को आपको बता दें, 29 अगस्त को जो है हर साल, यानी कि अभी जो अपना कल नहीं परसों की जो डेट थी, आज 31 है, 30 परसों 29 था,
तो 29 अगस्त यानी कि परसों जो है भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस मनाया गया था। यानी कि उस दिन जो है कोई भी देश परमाणु परीक्षण, कोई भी देश एटॉमिक टेस्ट या न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण केंद्र का विरोधी पाया जाएगा, फिर आगे से वो ऐसा करने का उस पर जो है मतलब कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। ये इंटरनेशनल जो लेवल पे होगा उसे रोक लगा दिया जाएगा, उसे कोई भी देश फिर एटॉमिक वेपन नहीं देगा। तो ऑन द डे 29 अगस्त इंटरनेशनल एटॉमिक टेस्ट सेंटर या इंटरनेशनल एटॉमिक टेस्ट सेंटर इज सेलिब्रेटेड अगेंस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर ओपन एआई लास्ट वाला उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ओपन एआई ने हाल ही में किसे भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। अभी ओपन एआई मॉडल जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, ओपन एआई, मेटा एआई वगैरह बनाया है, ठीक है। तो ओपन एआई के जो सीईओ सैम ऑल्टमैन है, अमेरिका के माने जाने बिजनेसमैन है, मतलब वो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के हेड भी हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी उन्होंने एआई वगैरह को बनाया, तो डेवलप किया। तो ओपन एआई जो उनका बनाया वो मॉडल है, उसने भी हाल ही में भारत यानी किस चीज़ को जो है भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया, ठीक है। उस एआई ने ओपन एआई ने नियुक्त किया है। तो recently OpenAI appointed the education chief for India and Asia प्रशांत। किस चीज़ के लिए किया है, तो राजेंद्र प्रसाद ने किसने किया है, राजेंद्र प्रसाद ने, अशोक सिंह ने, राघव गुप्ता ने, राजीव मल्होत्रा ने। आपको पता है राघव गुप्ता ने इस बार जो राघव गुप्ता को ओपन एआई ने एशिया और भारत और एशिया प्रशांत के लिए नया शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। तो राघव गुप्ता अपॉइंटेड एज द न्यू एजुकेशन चीफ फॉर इंडिया एंड एशियन प्रशांत, ठीक है। भारत और एशिया प्रशांत के लिए नियुक्त किया गया है रिसेंटली, अभी हाल ही में। उसके बाद फिर बाई द ओपन एआई, यानी कि ओपन एआई के थ्रू नियुक्त किया गया, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। हाल ही में किस भारत को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। आईएमएफ आपको पता होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे इंग्लिश में आईएमएफ लिखा जाता है, यानी कि ये कोई भी देश को कर्ज देता है, ठीक है। आईएमएफ अमेरिका की कंपनी है, किसी भी देश को जो कि जिसे सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता है वो उसे ऋण देता है, कर्ज देता है। अगर वो टाइम से नहीं दे पाता तो उसके साथ ब्याज तो लगाता ही है, लेकिन उसके साथ उसका कर्ज जो है 1%, 2%, 10% जैसे टैरिफ होता है अमेरिका लगा रहा है, तो इसे भी जीएसटी के रूप में, ठीक है, कुछ टैरिफ टैक्स, सर्विस टैक्स के रूप में ये वसूल लेता है। तो आईएमएफ सबसे बड़ी कंपनी है टैक्स देने की, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है अभी पूछ रहा है, हाल ही में किस भारतीय को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। आपको पता होगा कि आईएमएफ का कार्यकारी बनना नहीं सबसे गर्व की बात है, अभी भारत का बन रहा है, तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। तो रिसेंटली विच इंडियन पर्सन अपॉइंटेड एज द न्यू वर्कर डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किया गया है इस बार, वो भी भारतीय है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। सक्षम यादव हैं, उर्जित पटेल हैं, चंद्रशेखर नायक हैं, दीपक पटेल हैं। तो ये दो पटेल में से कोई एक पटेल है, आपको समझ जाना है। तो ये उर्जित पटेल हैं, न कि दीपक पटेल हैं। तो उर्जित पटेल को जो है इस बार हाल ही में भारत को आईएमएफ, इस भारतीय को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक वर्कर डायरेक्टर, ठीक है, नियुक्त किया गया। तो उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज द न्यू वर्कर डायरेक्टर विच इज ऑलरेडी इंडियन पर्सन या इंडियन सिटीजनशिप एज इन आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या है दूरबीन की खोज किसने की। ये क्वेश्चन आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि ये जीके जीएस का है, और जीके जीएस से ज़्यादा ये ज्योग्राफी से है। दूरबीन आपको पता होगा, मतलब ये एक भौतिक शास्त्री भी थे और ये भूगोल शास्त्री भी हैं, जिन्होंने भी दूरबीन की खोज की है। तो हु डिस्कवरीड या फिर हु इन्वेंटेड ऑफ दूरबीन, यानी दूरबीन को टेलीस्कोप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप या हु डिस्कवरीड टेलीस्कोप, पहला है न्यूटन, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है रदरफोर्ड। ये साइंटिस्ट जितने भी हैं फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, फिजिसिस्ट हैं और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। इनके मतलब ये भौतिक शास्त्री भी हैं, भूगोल शास्त्री भी हैं, और ये केमिस्ट्री के भी, ये जो रदरफोर्ड है आपको दिख रहा होगा, ये केमिस्ट्री के भी इन्होंने थ्योरी दिया है ढेर सारी। तो पहला आपको बता दें न्यूटन, ये नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने E = mc² दिया है, ये भी नहीं है।
रदरफोर्ड, जिन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा, जेम्स का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। तो ये नहीं है, आपको बता दें गैलीलियो, जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, थर्ड वाला ऑप्शन गैलीलियो हो जाएगा। तो गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप या गैलीलियो डिस्कवरीड टेलीस्कोप, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझ जाना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को रिप्ले या फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद आपका।